हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में और न्यूक्लियोटाइड्स की हमने कंपोजिशन देखी थी। अब आज हमारा टॉपिक रहेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये वीडियो क्लास 12th बीएससी और एमएससी और तीनों स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जो जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? इन 1953। तो पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी ताकि बहुत ही हेल्पफुल रहें आपके लिए। जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक वाज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या किया था इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए होता है हमारा, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चर्स से जो है क्या होता है, बना होता है, कंपोज्ड होता है। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक अगर स्ट्रैंड 5' to 3' ओरिएंटेड है तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' से ओरिएंटेड होगा। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 strands are held together by hydrogen bonds between nitrogenous bases। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो वीक नॉन कोवलेंट केमिकल बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, जो एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनता है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में बनता है ये, ठीक है। अभी डायग्राम में आपको सब क्लियर होने वाला है। इन विच एडेनिन विल ऑलवेज बॉन्डेड विथ थायमिन। जो एडेनिन होता है एक स्ट्रैंड का, वो दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन से बॉन्डेड होता है हमेशा। एंड ग्वानिन विल ऑलवेज बॉन्डेड विथ साइटोसिन। और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन, दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन से बॉन्डेड होता है। फिर है एडेनिन बॉन्डेड विथ थायमिन बाय डबल बॉन्ड। जो एडेनिन होता है वो थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होता है। ग्वानिन बॉन्डेड विथ साइटोसिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। जो हमारा ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होता है। अभी हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको पूरा दिखाएंगे डीएनए का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब हमारा फास्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर आर कॉमनली कॉल्ड बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो फास्फेट ग्रुप होता है एंड पेंटोज शुगर, देखिए आपको कल ही बताया था हमने, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो डीएनए और आरएनए 2 टाइप के होते हैं, तो दोनों की बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। और न्यूक्लियोटाइड्स की मैंने कल केमिकल कंपोजिशन आपको बताई थी। फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बने हुए थे। तो इसमें लिखा है फास्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर आर कॉमनली कॉल्ड बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बैकबोन इनको बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बैकबोन मतलब पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड बैकबोन आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो हमारा पेंटोज शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होगा। कल भी हमने आपको न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर दिखाया था पिछली वीडियो में, तो वही है ये बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच बनता है। अगला है हमारा नाइट्रोजन बेसिस लिंक्ड विद
पेंटोज शुगर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब है टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, हेंस if we know the sequence of one strand we can guess the sequence of other strand। दोनों स्ट्रैंड जैसा कि मैंने बताया दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो अगर हम एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस जानते हैं, उसमें नाइट्रोजनल बेसिस की सीक्वेंस अगर हम जानते हैं, तो दूसरे स्ट्रैंड की हम ऑटोमेटिकली गैस कर सकते हैं सीक्वेंस। क्योंकि इतना हमें इसमें बताया गया है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड रहता है, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बॉन्डेड रहता है। तो इतना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एडेनिन residers must be equal to the number of thymine and guanine must be equal to the number of cytosine according to चारगाफ रूल। चारगाफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बताया कि जो थायमिन होगा डीएनए के अंदर वो ग्वानिन के इक्वल ही उसकी अमाउंट होगी, और द नंबर ऑफ साइटोसिन हमेशा साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के इक्वल रहेगी। ठीक है, सॉरी, जो थायमिन होगा वो एडेनिन के इक्वल रहेगा और ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन के इक्वल रहेगा। एज अ रिजल्ट द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ द टू चेन्स ऑफ अ गिवन डबल हेलिक्स हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप and the sequence of any DNA strand exactly defines that if its partner strand। तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल दो स्ट्रैंड हैं, तो बेसिस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेंगे। ठीक है, वो हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अभी देखते हैं। Strands are anti-parallel in which one strand oriented in 5' to 3' prime and other strand 3' to 5' direction। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो एक स्ट्रैंड उसका 5' to 3' और दूसरा 3' to 5' एंड से ओरिएंटेड होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये कौन सा डीएनए है? ये बी डीएनए है। ठीक है, बी डीएनए क्या होता है? एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वैटसन, उन दोनों ने क्या किया था, बी डीएनए को डिस्कवर किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। बी डीएनए जो है बहुत टाइप के होते हैं, तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, बट ये जो है बी डीएनए है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में होता है और इसकी जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ये तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप देख सकते हैं ये, और इसका वन स्ट्रैंड 5' to 3' है और सेकंड स्ट्रैंड 3' to 5' ओरिएंटेड होता है। ठीक है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई हैं। और यहाँ देख सकते हैं एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन से जुड़ा हुआ है और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं ये है नाइट्रोजनस बेसिस हमारे जुड़े हुए जो शो किए हुए हैं डायग्राम में। इसके अलावा हमारा दूसरा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पूरा, तो इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं बनाया हुआ है, फिर भी आपको थोड़ा इजी वे में बताया हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये पेंटोज शुगर है इससे जो बेसिस जुड़े हुए हैं इनका पूरा मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट वो मैं भी दिखा दूँगी आपको। और फास्फेट ग्रुप है, इसका भी पूरा फार्मूला मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर रखा है, बस एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है मैंने आपको कि किस तरीके से होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये 3' to 5' एंड है, ये 5' to 3' एंड है। यहाँ देख सकते हैं जो हमारी बैकबोन है मतलब पेंटोज शुगर और
हमारी फास्फेट ग्रुप दोनों जो है जुड़ी हुई है एक बॉन्ड के द्वारा। इस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं क्या, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा ये जुड़ी हुई है। तो ये फास्फोरस क्या करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है जिससे न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, अब जो ये बेस है जिस बॉन्ड से शुगर से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहाँ देख सकते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। थायमिन एडेनिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से बॉन्डेड है। और ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अभी आपको बुक में दिखा देंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। मतलब अगर ये सीधा है तो ये थोड़ा उल्टा है, इन्वर्सली है इसके। ये 3' to 5' है तो ये 5' to 3' है। यहाँ मैंने उल्टा बनाया हुआ भी है, देख सकते हैं आप। और कई बार स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं और सही भी होता है कि यहाँ आपने पूरा फॉर्मूले क्यों नहीं बनाए हुए हैं, यहाँ तो CH2 जुड़ा हुआ होता है वो क्यों नहीं दिखाया हुआ है। तो मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया हुआ है और इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की हैं, बाकी वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये आप बुक में देख सकते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का। इसमें सभी बेसों के फार्मूले भी हैं, फास्फेट ग्रुप सभी चीज़ के यहाँ पर फार्मूले द्वारा पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पर एक बेस का यहाँ पर हाइड्रोजन है और दूसरे के नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होती है। तो और ये फास्फेट ग्रुप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर फास्फोरस ऑक्सीजन, फिर CH2 ऊपर जुड़ा हुआ है। तो जब मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाया था तब आपको बताया था कि फास्फेट ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो मैंने इजी वे में बनाया हुआ है वो मैं भी दिखाऊंगी। तो जो मैंने अभी बनाया हुआ था वो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था आपको इजी वे में समझाने के लिए, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता आसानी से। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। यहाँ फास्फेट ग्रुप देख सकते हैं, बैकबोन यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन के बीच, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमिन के बीच। और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये था हमारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। तो काफ़ी इजी वे में आपको कोशिश की है समझाने की। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। और पसंद आई हो अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।